Only 90 days are left for UPSC prelims. इस टाइम आई गेस आप अपना जीएस रिवाइज कर रहे होंगे या फिर अपना सी सेट अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग आप में से या तो कोई क्रैश कोर्स कर रहे होंगे या फिर यूट्यूब पर अपना सीरीज़ देख रहे होंगे कोई ना कोई पीवाईक्यू की या फिर क्रैश कोर्स टाइप वीडियोस जो होती हैं फ्री वाली, उसको मे बी आप फॉलो कर रहे होंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पीवाईक्यू करना। ठीक है, जब तक आपने पीवाईक्यू नहीं किया यूपीएससी के, आप हज़ारों मॉक्स लगा लो, वीडियोस देख लो, क्रैश कोर्स कर लो, जीएस रिवाइज कर लो, सी सेट कर लो, आपको ये चिप सब बेनिफिट नहीं करेगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करते। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस, देन आपके पीवाईक्यूज़, ठीक है, उसके बाद आपके मॉक्स, देन अगेन आपके पीवाईक्यूज़। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। जो आइडियल आपका सीक्वेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस कर लिया, पीवाईक्यू कर लिए, देन अगर आपके पीवाईक्यू के जितने भी टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, कवर हो जाते हैं, देन आप मूव करते हो मॉक्स पर। कि अगर कोई न्यू टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कोई करंट अफेयर का टॉपिक है या फिर एंशिएंट हिस्ट्री का कोई एरिया है, या फिर आपका फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में जैसे बॉडीज़ वाला कोर्स टॉपिक आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, वो वाला टॉपिक आता है, तो उसके लिए आप मॉक्स लगा सकते हो। बिकॉज मॉक्स में वो डीपली कवर करते हैं। पीवाईक्यूज़ में इतना ज़्यादा पूछा नहीं हुआ बॉडीज़ का, बट या मॉक्स में वो कवर करते हैं डीपली। सो आप उसके लिए मॉक्स पे रिलाई कर सकते हो आफ्टर पीवाईक्यूज़। ठीक है, एंड अगर ये दोनों करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी कमांड नहीं है, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर रिलेटेड, टेम्पल आर्किटेक्चर रिलेटेड टॉपिक होता है जो एंशिएंट इंडिया का, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कमांड नहीं है, या फिर मेडिवल इंडिया का जो रेवेन्यू सिस्टम है आपको लगता है इसके ऊपर कमांड नहीं है, देन आप सिलेबस पर वापस जा सकते हो। या फिर गूगल करना, आप कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वो लेस देन 100 पेजेस की पीडीएफ होती है किसी भी टॉपिक पर, फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया पर या फिर अपनी मेडिवल पर, आप उसको कवर कर लेना। ठीक है, वो अच्छी होती है, फैक्चुअल होती है, टू द पॉइंट होती है, वो आपके काम आ जाएगी। सो ये तो बेसिक था। इन दिस वीडियो मैं अपना जो 2024 का पेपर हुआ था हमारा प्रीलिम्स का, 14 जून को हुआ था ना, ड्यू टू इलेक्शंस पोस्टपोन हो गया था। 14 जून को हुआ था 2024 को, मेरा सेट डी था। ठीक है, मुझे सेट डी मिला था, एंड ये एग्जैक्ट पेपर है जो मैंने दिया था। ये एग्जैक्ट पेपर है जो मैंने दिया था खुद, यहाँ पे मेरा रोल नंबर लिखा हुआ था, मैंने उसको इरेज कर दिया है। ठीक है, ये मेरा पेपर था जो मैं देकर आया था, उसी की मैंने पीडीएफ बनाई है। सो मैंने उस टाइम कैसे सॉल्व किया था, एंड कौन सी मैंने कहाँ पर मैंने नॉलेज अप्लाई की थी, कहाँ पर मैंने थोड़ा गैस वर्क किया था, कहाँ पर मैंने एलिमिनेशन यूज़ किया था। ठीक है, ये सभी जो भी आपकी काइंड ऑफ नॉलेज प्लस आपकी टेक्निक्स होती हैं, वो मैंने कैसे यूज़ की थी उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, एंड इसमें एग्जैक्ट पेपर है, यू कैन सी, ये देखो एग्जैक्ट है कि मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में क्या किया था। ठीक है, ये सब कुछ मैंने वहाँ पर किया था एग्ज़ाम हॉल में। सो ये न्यू क्वेश्चन पेपर नहीं है, मीन्स यहाँ पर ये रो क्वेश्चन पेपर है जो मैंने खुद यूज़ किया था, जो मुझे मिला था पेपर हॉल में। ठीक है, सो हम इसी को डिस्कस करेंगे। एंड मैंने कैसे 100+ स्कोर किया नॉलेज के अलावा। ठीक है, नॉलेज तो आप ले लोगे, आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, बुक्स हैं, क्रैश कोर्स हैं, नंबर ऑफ़ पीडीएफ्स, वीडियोस, सब कुछ मिल जाएगा आपको इंटरनेट पर। बट नॉलेज के अलावा आप अपना गेस वर्क कैसे यूज़ करते हो, जो कि आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है, आप एलिमिनेशन कैसे यूज़ करते हो, वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाती है। क्योंकि नॉलेज आप एक लेवल तक ही अटेन कर सकते हो, एक लेवल तक ही आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बियॉन्ड आप नॉलेज को नहीं गेन कर सकते, बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो नॉलेज के अलावा मैंने क्या एलिमिनेशन यूज़ किया गेस मास्टरगिरी की, या और कुछ क्या किया जिसकी वजह से मैं 100+ स्कोर कर पाया अपना जीएस में, सो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सेट डी था, जिसको भी सेट डी मिला होगा 2024 के पेपर में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, डिलिमिटेशन कमीशन से। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये जिसने भी पॉलिटी पढ़ी हुई है, बेसिक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो होता है ना, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं पूछा, सिंपल क्वेश्चन था ये। सो आई गेस ये तो सबका सही होना चाहिए।
क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ। सिंपल पूछा था उसने कि कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं टिल दिसंबर 2023। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है, कितने बने हैं, नंबर पूछा था उसने। सो मुझे ये याद था कि फर्स्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन था हमारा वो 52 में बना था। ठीक है, बिकॉज 52 में ही हमारे क्या हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हमारे 52 में हुए थे। उसके बाद 62 में हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बना था। उसके बाद बना था 72 में, 72 में हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बना था। एंड अब आपको ये भी याद होगा कि 76 में, 1976 में क्या हुआ था, यू ऑल नो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसने क्या किया था, जो डिलिमिटेशन थी, मींस जो नंबर ऑफ़ सीट्स जो होती हैं लोकसभा में या फिर आपकी स्टेट असेंबलीज में, उसको फ्रीज़ कर दिया था। ठीक है, उसको फ्रीज़ कर दिया था टिल 2000, टिल 2000। ठीक है, मींस उन्होंने ईयर मेंशन नहीं किया था 2000, सिंपली ये बोला था कि नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए क्या होगा, हम इसको फ्रीज़ कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जो सीट्स हैं, इसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं की जाएंगी। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, जो पॉपुलेशन थी उसको कंट्रोल करना, ये गवर्नमेंट का पर्पस था। तो इसीलिए 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद फिर 2001 में क्या होना था, सर्वे होना था आपका, जो गवर्नमेंट करवाती है, पॉपुलेशन सेंसस जिसे हम बोलते हैं, हर 10 साल के बाद होता है ना, 10 साल के बाद आपका सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस जो जिसको बोलते हैं जनरल, वो होना था। सो अगेन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो सेंसस करवाया। ठीक है, सेंसस करवाया 2001 में, 2001 में सेंसस हुआ। एंड 2002 में आपका डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। बट कंडीशन यहाँ पे ये थी, बात ये थी कि जो डीलिमिटेशन कमीशन बना था ना 2002 में, उसने सीट्स को इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं किया, सीट्स को इंक्रीज़ नहीं किया। उसने क्या किया था, उसने ना सीट्स को रीएडजस्ट किया था, रीएडजस्ट किया था सीट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, मींस टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं किसी स्टेट की वो सेम रहेंगी, वो टोटल नंबर ऑफ़ सीट सेम रहेंगी, बट वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पॉपुलेशन वाइज इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती है। वो 2002 में जो कमीशन बना था उसने कहा था। सो ये 4 कमीशन बने थे, उसने सिंपली पूछा था कि भाई कितने कमीशन बने हैं। सो 4 बने थे, वी ऑल नो 4 बने थे, तो हमने 4 लगा दिया। ठीक है, हमने 4 लगा दिया, सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देन सेकंड क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 amends the 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अब जो 8th शेड्यूल है इसमें भी ऑल नो लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, इसमें आपकी लैंग्वेजेस होती हैं। अब इसने बोला कि 1992 में कौन सी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया था, कौन सी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया था। मुझे इसमें से, मुझे ये नहीं पता था कि कोंकणी हुई थी या नहीं हुई थी, मणिपुरी हुई थी नहीं हुई थी, नेपाली हुई थी या फिर नहीं हुई थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे इनका कोई आइडिया नहीं था इन तीनों का। बट मुझे ये पता था कि जो मैथिली है वो बाद में हुई थी। 2006-7 में एक और अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेजेस को, 3 या 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। मे बी 2007 में हुई थी। मुझे सिर्फ मैथिली का पता था, मुझे कोंकणी मणिपुरी नेपाली कोई आइडिया नहीं था, ज़ीरो आइडिया था। ठीक है, सो ऑप्शन अच्छे थे। ऑप्शन यहाँ पे, अगर यहाँ पे पेयर वाला क्वेश्चन होता ना, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, फिर मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता और मे बी मैं क्वेश्चन को छोड़ देता अगर मेरे माइंड में कुछ और ना आता। बट यहाँ पर ऑप्शन अच्छे दिए हुए थे, 1 2 3 1 2 4 ऐसे करके दिए हुए थे। सो ईजी ऑप्शन थे। सो मैथिली था, मैंने मैथिली को उड़ा दिया। ठीक है, ये 3 में मैथिली उड़ जाएगा, आपका ए बच जाएगा। सिंपल एलिमिनेशन थी यहाँ पे। ठीक है, जो 2024 वाला पेपर था ना हमारा जीएस का, वो कंपैरेटिवली इजी था 2023 के पेपर से, क्योंकि इसमें ऑप्शन अच्छे दिए हुए थे आपके, इसमें ऑप्शन जो थे ना वो अच्छे दिए हुए थे। देन ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे ये पता था कि जो भारतीय जनसंघ है, ये इसमें कौन इसके लीडर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एंड ये भी पता था डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसकी थी, कौन इसके लीडर थे, जगजीवन राम। ठीक है, इन दोनों का मुझे पता था कि इन दोनों में से ये थे।
एंड मुझे ये भी पता था कि जो राजगोपालाचारी थे इन्होंने कोई पार्टी बनाई थी इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी एंड उसका नाम सोशलिस्ट नहीं था। मुझे इतना पता था, ये नहीं पता था कि क्या नाम था, बट ये पता था सोशलिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने उस बेस पे इसको उड़ा दिया था। अगेन आचार्य नरेंद्र देव, इनका भी मुझे पता था कि यार ये किसी पार्टी में इन्वॉल्व थे, बट वो स्वतंत्रता पार्टी नहीं थी, ठीक है। मैंने ये पार्टीज वाला अच्छे से पढ़ा हुआ था, जो चार्ट होता है हमारा बनाया हुआ था, खुद का नोट्स बनाए हुए थे। सो उसमें मुझे पता था कि ये स्वतंत्रता पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, किसी और पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे मुझे, बट ये नहीं पता था कौन सी के साथ, बट ये पता था कि स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए मैंने इसको भी उड़ा दिया था। एंड ऑप्शन 2 बचे थे, तो पेयर वाला क्वेश्चन था, ओनली 2 लगा दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस होते जैसे यहाँ पर थे ना 1 2 3 ऐसे करके, तो ये मेरे लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे काफ़ी सोचना पड़ा था, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे सोचना पड़ा था, फिर जाकर मैंने ऑप्शन 2 क्लिक किया था एंड ये सही भी था, ठीक है, ये हमारा सही भी था। सो कुछ क्वेश्चन मेरे सही थे, मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चन सही थे एंड कुछ क्वेश्चन गलत थे। टोटल मैंने 98 अटैम्प्ट किए थे, 98 अटैम्प्ट किए थे, 2 छोड़े थे मैंने, ठीक है, 98 अटैम्प्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। जब भी करेक्ट इनकरेक्ट वाला आता है मैं हमेशा उसको मार्क कर लेता हूँ, हमेशा मार्क कर लेता हूँ, सो दैट मुझसे गलती ना हो, ठीक है। अब इसमें उसने पूछा है आपसे कि पावर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, emergency provisions are given in part 18 of the constitution, provisions related to amendment of the constitution are given in part 20 of the constitution of India। अब पूछ रहा है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, उसने करेक्ट पूछा था हमसे। सो इसको रेज कर देता हूँ ना, कन्फ्यूज़न ना हो। सो वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन सी है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ खास इसमें आपको ऐसा सच नहीं है कि काफ़ी डीप में पूछ लिया, जस्ट पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, नोट्स बनाए हुए हैं, जस्ट लक्ष्मीकांत को आपने क्रैम्प नहीं किया, उसके नोट्स बनाए हुए हैं अगर आपने, एंड आपको पता है कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ आती है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। आंख बंद करके आप इसको क्लिक कर सकते थे कि ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था इस ऑप्शन सेकंड में, जो सेकंड स्टेटमेंट है, बट इन दो में मैं श्योर था कि 1 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है, पहली और तीसरी करेक्ट है। सेकंड में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बिटवीन 17 एंड 18, मुझे लग रहा था कि 17 एंड 18 में से एमरजेंसी किसी एक में थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा। एंड थोड़ा सोचने के बाद मुझे याद आया था कि 17 जो है ना, इसमें हमारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो 17 है, पार्ट 17 है, उसमें लैंग्वेज आती है, तो मुझे इतना पता था, ठीक है। ये मुझे बाद में याद आया, शुरुआत में मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे कन्फ्यूज़न थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 17 18 लिख लिया था। बट हाँ, ये दोनों को लेकर मुझे श्योरिटी थी, फर्स्ट एंड थर्ड को लेकर। सेकंड में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट बाद में मुझे याद आ गया था कि यस 17 में हमारी लैंग्वेज आती है, 18 में हमारा एमरजेंसी आता है। सो ये भी इसका ऑल ऑफ द अबव बनना था। सो जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, मेरे 3 4 क्वेश्चन सही हो गए एंड मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर गया, ठीक है। ये आपके साथ बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके इनिशियल क्वेश्चन जो होते हैं 2 3 अगर सही हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट हो जाता है, पॉजिटिव आप थिंक करते हो, ठीक है, पॉजिटिवली आप अप्रोच करते हो अपने क्वेश्चन पेपर को। सो ये अच्छी चीज़ होती है एंड मेरे साथ भी वही हुआ था कि इनिशियल क्वेश्चन मेरे कुछ सही हो गए थे एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये अभी तक के सारे क्वेश्चन पॉलिटी से थे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विद रिगार्ड्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट में उसने बोला है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार मैंने सभी क्वेश्चन को इजी बोल रहा हूँ मैं, कि यार ये भी इजी था वो भी इजी था, बट टू बी ऑनेस्ट जो एक रियल एस्पिरेंट है, ठीक है, जो अच्छे से अपनी स्टडी करता है, अच्छे से अपने नोट्स बनाता है, प्रॉपर सिलेबस कवर करता है, PYQ करता है, उसके लिए क्वेश्चन एकदम मक्खन था, ठीक है, मक्खन जैसा क्वेश्चन था। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। UPSC ने इसमें बहुत बड़े हिंट दिए हुए थे। इसने बोला पहली स्टेटमेंट में कि भाई इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, ठीक है, अगर स्टेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर महाराष्ट्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र एंड गुजरात ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये क्या कहते हैं, बॉर्डर करते हैं अपने आप को,
फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र एंड गुजरात है, 2 स्टेट्स हैं। अगर ये स्टेट लिस्ट में होगा, स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड जो है एंड कॉमर्स जो है अगर स्टेट लिस्ट में होगा, तो महाराष्ट्र चाहेगा कि यार जो गुजरात है ना, गुजरात से इंपोर्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि गुजरात से इंपोर्ट होगा तो यहाँ पर मेरे महाराष्ट्र स्टेट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ये इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा देगा गुजरात से, ठीक है। गुजरात चाहेगा कि मेरी स्टेट में महाराष्ट्र का इंपोर्ट ना हो, ठीक है, सिर्फ मेरी स्टेट के प्रोडक्ट बेचें एंड मेरी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो। सो ऐसे तो इन दोनों में टसल चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे इन दोनों स्टेट्स में टसल चलता रहेगा एंड जो फेडरलिज्म है, ठीक है, वो हार्म हो जाएगा, फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचेगा। सो इसलिए ये स्टेट सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये तो मुझे पता था कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसको उड़ा दिया था मैंने। देन बोल रहा है इंटर स्टेट माइग्रेशन, वो स्टेट लिस्ट में है। भाई आप खुद सोचो, ठीक है, अगर यहाँ पर स्टेट ए ले लेते हैं ना, नाम नहीं लेते किसी स्टेट का, ठीक है, ए बी ले लेते हैं अब यहाँ पर, ये थोड़ा अलग मैटर हो गया। स्टेट ए एंड स्टेट बी है, ठीक है। अब स्टेट ए जो है वो काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ पर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, ठीक है, इंडस्ट्री है, सब कुछ है वहाँ पे। स्टेट बी जो है वो थोड़ी सी बैकवर्ड है, ठीक है, थोड़ी सी बैकवर्ड है, वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो यहाँ के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, काम नहीं मिल रहा। ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि भाई हम ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर हमको काम मिले। सो ये स्टेट ए में चले जाएंगे जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, इंडस्ट्री है, जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है। अगर ये स्टेट लिस्ट होगा सब्जेक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है अगर स्टेट लिस्ट में होगा, तो स्टेट ए जो है ना, वो क्या करेगी, वो बैन लगा देगी कि भाई बी का कोई भी लोग मेरी स्टेट में ना आए। मैं चाहूँगा कि सिर्फ मेरी स्टेट के लोग ही मेरी स्टेट में काम करें, क्योंकि वही मुझे वोट देंगे, है ना। स्टेट ए तो यही चाहेगी ना कि भाई मेरी स्टेट में सिर्फ मेरी स्टेट के लोग काम करें, बाहर का कोई भी ना आए। तो ये अगेन फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा, अगेन फेडरलिज्म जो कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये भी भाई बी भी हट गया, ए भी हट गया। नाउ फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ में बोल रहा है कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अरे भाई आप बजट देखते हो, ठीक है, आपको पता होगा कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो स्टेट में कभी नहीं आता। ऐसे तो फिर जो महाराष्ट्र है, ठीक है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र लेते हैं हम, कर्नाटका ले लेते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जो हाईएस्ट पेइंग कॉरपोरेशंस के हेड क्वार्टर्स हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, रिलायंस है फॉर एग्जांपल, या किसी और की हम एग्जांपल लेते हैं, उनके हेड क्वार्टर्स इन स्टेट्स में हैं। तो ये तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ इसी स्टेट में टैक्स पे करेंगे। अगर महाराष्ट्र का कोई बिजनेसमैन है, कॉरपोरेशन है, महाराष्ट्र में सिर्फ टैक्स पे करेगी। गुजरात का है गुजरात की करेगी, पंजाब का है पंजाब में करेगी, यूपी का है यूपी में करेगी। अब कोई स्टेट ऐसी है फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर भाई इतनी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, तो उसके पास तो कोई रेवेन्यू आएगा ही नहीं। ये स्टेट्स ज़्यादा डेवलप कर जाएंगी क्योंकि इनके पास तो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, टैक्स अच्छे आ रहे हैं। इसके पास इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, बैकवर्ड स्टेट है, तो इसका रेवेन्यू भी नहीं है। अगेन क्या हो जाएगा, एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा, डिवीज़न क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पर एक तरफ कुछ स्टेट्स बहुत रिच हो जाएंगी, कुछ बहुत पुअर हो जाएंगी। सो ये अगेन ये भी आपके फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, डीपीएसपी क्या कहता है कि भाई गवर्नमेंट जो है हमारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को, जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है उसको रोकेगी, उसके अगेंस्ट है। सो ये भी उड़ गया। अब ऑप्शन सी जो है ये बोल रहा है इंटर स्टेट क्वारंटीन, वो यूनियन सब्जेक्ट है। हाँ भाई यूनियन सब्जेक्ट है, बात ख़त्म। सिंपल था क्वेश्चन, इतना दिमाग लगाने वाला था नहीं, बट आपको समझाने के लिए मैंने इतना बोला है। बट वहाँ पर जब एग्ज़ाम हॉल में मुझे हार्डली 1 मिनट लगा होगा इसका आंसर ढूंढते टाइम, ठीक है, हार्डली 1 मिनट, क्योंकि इजी क्वेश्चन था ये। पहले 5 क्वेश्चन यू कैन सी एकदम सही हुए हैं, ठीक है, बुक से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन ये बहुत मक्खन क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर आप रात के 3 बजे भी उठा के किसी अच्छे से एस्पिरेंट को पूछते कि भाई इसका आंसर क्या होगा, वो भी बोलता आर्टिकल 21। सो इसमें कुछ खास था नहीं मेरे अकॉर्डिंग, सिंपल पूछ रहा था राइट टू प्राइवेसी किसके अंडर आता है। तो आर्टिकल 15 दे रहा है, 16 दे रहा है, 19 दे रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 21 फ्री के नंबर थे भाई, ये फ्री के नंबर, ठीक है, ये आपके फ्री के नंबर थे। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर बोल रहा है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है सीडीएस, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। मिलिट्री अफेयर्स, ये थोड़ा क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सीडीएस सीएपीएफ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली डिफेंस रिलेटेड, टिपिकल डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
ऐसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, CDS, CAPF, FCAT, उनमें मोस्टली ये पूछा जाता है। मींस उसके जो सिलेबस है उसके अंदर आता है ये। यूपीएससी कम पूछती है ऐसे क्वेश्चंस। सो इसमें ये क्वेश्चन मेरा गलत था, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ, मुझे ये तो पता था कि जो हैं वो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, बट मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था। मैंने इसका ऑल ऑफ द अबव क्लिक किया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि हाँ, अज्यूम किया था मैंने, ये भी जितनी मेरे पास नॉलेज थी उसके बेसिस पे मैंने अज्यूम किया था कि हाँ ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, बट वो ऐसा नहीं था, ठीक है, वो गलत था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। सो इसमें अगेन मैंने दो ऑप्शन उड़ा दिए थे, मैत्री उड़ा दिया था एंड मदद उड़ा दिया था। मैत्री मदद उड़ा दिया था मैंने बिकॉज मुझे पता था ये दोनों नहीं है, कन्फ्यूज़ था मैं इन दोनों के बीच में, संकल्प एंड सद्भावना के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज था। मैत्री एंड मदद मैंने उड़ा दिए थे, मुझे श्योरिटी थी कि हाँ भाई ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते। एट लास्ट कुछ थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, संकल्प भी नहीं है इसका, एंड मेरी जो गट फीलिंग थी वो ये बोल रही थी कि भाई सद्भावना ही होगा, एंड मैंने अपनी गट फीलिंग को चूज़ किया एंड ये क्वेश्चन सही था, ठीक है। सो जब मेरी नॉलेज या जब आपकी नॉलेज आपको लगे कि यार मैंने दो दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, दो बचे हैं, ठीक है, एंड आप कंफ्यूज हो उनके दोनों के बीच में, आपको लग रहा है 50-50 हो सकता है, बट आपकी गट फीलिंग कह रही होती है कि यार दोनों में से ना, फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन होगा, तो आप हमेशा वो चूज़ करना, ठीक है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है बिकॉज मेरे केस में हमेशा वो सही होता है। अगर ऐसे मैं दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देता हूँ एंड रेस्ट दो बचते हैं, तो जिसके साथ मेरी गट फीलिंग होती है मैं उसी को चूज़ करता हूँ, एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। एंड ये चीज़ मेरे साथ काम करती है, मे बी आपके साथ ना भी करे, ठीक है। सो आप ट्राई कर लेना एक बार, PYQs करके ट्राई ज़रूर करना। इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट क्वेश्चन, इट्स बेटर कि आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। नाउ ये बहुत इजी क्वेश्चन था यार, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद मैं काफ़ी खुश भी हुआ था कि यूपीएससी को क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है, ठीक है। काफ़ी इजी से हल्के हल्के क्वेश्चन दिए थे यूपीएससी ने, जो एक एस्पिरेंट, जो सीरियस एस्पिरेंट है, बड़े आराम से क्रैक कर लेता। बोल रहा था कि भाई लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी दो कंट्री शेयर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया था चाइल्ड एंड अर्जेंटीना, एंड मुझे याद है जब मैं एग्ज़ाम हॉल में था तो करके मुझे तो पता था कि हाँ ये नहीं है, तो कनाडा एंड यूएस है, ठीक है। क्योंकि पहले ही बता दूँ, चाइल्ड एंड अर्जेंटीना ऐसे देखोगे ना अगर आप, ऐसे है ऐसे करके, ठीक है, जो आपका साउथ अमेरिका है, तो ऐसे 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 यहाँ पर आपका चाइल है, इधर चाइल है, इधर आपका अर्जेंटीना है, ये सारा बॉर्डर है इनके बीच में, ठीक है। एक तो ये था चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऐसे इंडिया का मैप है, ऐसे ऐसे करके आता है, ये सारा बॉर्डर हमारा चाइना के साथ लगता है, एंड ये चाइल वाला है, ये चाइना वाला है। देन कज़ाकिस्तान एंड रशिया, कज़ाकिस्तान एंड रशिया। सो मैंने मैपिंग की हुई थी, एंड मैंने इमेजिन किया था जस्ट कि भाई कौन सा इमेजिनेशन में बड़ा लगता है। चाइना एंड अर्जेंटीना को मैंने उड़ा दिया था, चाइना इंडिया को भी उड़ा दिया था कि इसका इतना बड़ा नहीं हो सकता। देन कज़ाकिस्तान एंड रशिया, कज़ाकिस्तान तो छोटी सी कंट्री है, अगर हम कंपेयर करें बॉर्डर वाइज, अगर हम बॉर्डर वाइज कंपेयर करें, इनकम अगर हम लैंड देखें तो फिर तो बहुत बड़ी कंट्री हो जाती है, बट अगर हम बॉर्डर देखें विद रशिया, ठीक है, तो वो इतना बड़ा नहीं होगा। सो इन तीनों के अगर आप चेक करोगे तो आपको सिमिलर से बॉर्डर दिखेंगे, आपको सिमिलर से बॉर्डर दिखेंगे। देन कनाडा एंड यूएस, यहाँ पर क्या हुआ था, जो मेरी क्लास में थे, जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर बाद में कुछ बच्चे थे, उनके साथ बात हुई मेरी, उनने ब्लंडर क्या किया था, उनको ये पता था कि यस ऐसे बॉर्डर है, यहाँ पर यूएस है, नीचे ऊपर कनाडा है, एंड सीधा बॉर्डर है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। उनको लगा था कि यार ये तो छोटा सा है, ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने क्या किया था, चाइना एंड अर्जेंटीना क्लिक कर दिया था, एंड ऐसे 3-4 लोग मुझे मिले थे मेरी क्लास में से ही, ठीक है, जो बात कर रहे थे मेरे साथ, बट वो ये भूल गए थे कि यहाँ पर अलास्का भी है, यहाँ पर अलास्का भी है यूएस का, जो बॉर्डर करता है कनाडा के साथ। एंड इस अलास्का के कारण जो कनाडा एंड यूएस का बॉर्डर है वो सबसे बड़ा हो जाता है वर्ल्ड में। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए करेक्ट था। सो इमेजिनेशन काफ़ी रोल प्ले करती है अगर आप मैप रिलेटेड, रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो तो, ठीक है।
सो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओ उससे पहले आप अच्छे से मैप को देख लो, याद कर लो कि भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने तो ये किया हुआ है कि जो मैप है मेरा, 2 मैप्स हैं मेरे पास, ठीक है, लगे हुए। एक को इंटैक्ट रखा हुआ है जस्ट देखने के लिए, एंड दूसरा मैप है उसके ऊपर लिखा हुआ है पेन के साथ। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका अफ्रीका है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर हमारा इंडिया है, एंड यहाँ पर साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल मदागास्कर है, यहाँ पर कोई पोर्ट है जहाँ पर हमारी कोई शिप गई थी एंड वो न्यूज़ में था, तो आप पेन के साथ वहाँ पर लिख लिया कि यस ये वाला है। एंड यहाँ पर एक वो था, आइलैंड था जो न्यूज़ में था, ठीक है, टूवलू आइलैंड फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने वहाँ पर लिख दिया कि ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, नॉर्थ पैसिफिक में है या साउथ पैसिफिक में है। सो ऐसी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, ओवर द नाइट कोई चीज़ नहीं होगी। ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एंड ऐसे ही ये चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये बोल रहा है कि एथिक्स कमेटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एथिक्स कमेटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन लोकसभा। सो इसने बोला था कि ये एडहॉक कमेटी होती है, इनिशियली एडहॉक कमेटी थी। इसका मैंने पढ़ा हुआ था कमेटीज़ के बारे में, नोट्स बनाए हुए थे अच्छे से। ठीक है, सो मुझे पता था कि यहाँ ये इनिशियली एडहॉक कमेटी थी, बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसने ऑप्शन बी में बोला है कि ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, कि भाई जो लोकसभा के मेंबर्स हैं सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकते हैं इस कमेटी में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, राज्यसभा के मेंबर भी कर सकते हैं या कोई और भी कर सकता है। एंड ये भी मैंने अपने नोट्स के बीच में लिखा हुआ था। ठीक है, सिंपली लिखा हुआ था एनी वन कैन कंप्लेंट। सो ये ऑप्शन गलत हो जाता था। तो यहाँ पर भी उन्होंने ईजी ऑप्शन दिए हुए थे 1 2 3 4 ऐसे करके। सो यहाँ पर उड़ाना आसान था, सेकंड गलत था, सेकंड को उड़ा दिया, सेकंड को उड़ा दिया, सेकंड को उड़ा दिया, ऑप्शन सी बचा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड में बोला था दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सबजुडाइज। तो ये तो नेचुरल सी बात है ना, कोई भी मैटर है जो सबजुडाइज है उसके ऊपर बातचीत नहीं की जा सकती, उसके ऊपर पार्लियामेंट भी बात नहीं करती, ना ही लॉ बनाती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात थी। एंड ये कमेटी जो है ना, एथिक्स कमेटी, सिर्फ आपकी लोकसभा के अंदर है। ये भी चीज़ें याद रखना, राज्यसभा में ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई गेस मास्टरगिरी चलनी नहीं थी आपकी। ठीक है, देन आपको पूछ रहा है हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले आपके प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की जा रही है जो 1946 से बनती है। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है कि कौन थे। सो ये तो पता था कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे। ठीक है, कृष्णामाचारी भी नहीं थे, इन दोनों का मुझे पता था कि ये दोनों नहीं थे, इसलिए मैंने उड़ा दिया था इन ऑप्शंस को। कंफ्यूज था मैं इन दोनों के बीच में, राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इनके बीच में मैं कंफ्यूज था। देन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद मेरे माइंड में आया कि नहीं, राजगोपालाचारी नहीं थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, एंड यही हुआ था, ऑप्शन भी यही था सही सही ऑप्शन। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैंने अपनी गट फीलिंग को चूज़ किया था एंड नॉलेज को यूज़ किया था। देन आपका 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर बोल रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट थी। एंड यहाँ पर इसने बोला डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेटर। ये जो था ना, ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ये वाला जो इशू था सेकंड वाला, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये उनके अंडर आता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिशर्स हैं उनके अंडर था ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये गलत हो जाना था, फर्स्ट सिर्फ करेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया था कि हाँ फेडरल है, तो मैंने प्रेजेंट को उस टाइम के साथ कंपेयर कर दिया था कि हाँ अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो तब भी आता होगा। बट ये नहीं सोचा था कि तब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, इसलिए मैंने सी ऑप्शन क्लिक कर दिया था जो कि गलत था।
एंड यहाँ ये वाला जो 13 क्वेश्चन है ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, मेरा मन भी नहीं था करने था, बट ये सुना हुआ था कि महाभाषा एंड भाषा, बस इसमें मुझे नहीं पता मैंने क्या लॉजिक लगाया या क्या देखा, बस ये सोचा कि हाँ यार भाषा है एंड यहाँ पर भी भाषा है, देखने में तो सेम लग रहे हैं, सिली सा लॉजिक लगाया था जो कि फेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई भी आपको एक ऑप्शन भी नहीं आप एलिमिनेट कर पा रहे, उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें रिस्क ही होता है, रिवॉर्ड नहीं होता। रिवॉर्ड कभी अगर आपको मिल गया तो आप लक वाली बात है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता उसमें। मैंने जस्ट कंपेयर किया था कि यार ये भी भाषा है ये भी भाषा है तो यही होगा। ठीक है, अगेन सिली लॉजिक था, गलत हो गया। देन ये वाला क्वेश्चन है आपका कि संघभूति जो थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, चाइना में गए थे। ठीक है, एंड वो उन्होंने कमेंट्री की थी किसके ऊपर, मुझे इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं था, कुछ नहीं, मुझे ये पता था कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बट ये नहीं पता था कि संघभूति रिलेटेड कौन सा है। ठीक है, सो मे बी ये था वहाँ पर, ऑप्शन ये होना था सर्वस्तिवाद विनाया, बट मुझे तब नहीं पता था, उस टाइम मेरे मन में ये नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, देन क्वेश्चन 15 करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूछी थी एंड तभी 4 नई साइट्स जो थी ऐड हुई थी। ठीक है, इसने बोला कौन सी हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुई है 2023 में। सो मुझे ये तो पता था कि भाई शांति निकेतन हुआ था एंड जो होयसला टेम्पल है वो हुआ था। ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐड हुई थी, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, होयसला आपका कर्नाटका वाली साइड। ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐड हुई थी। अब यहाँ पर इसने दे दिया रानी की वाव एंड यहाँ पर दे दिया महाबोधि टेम्पल बोध गया वाला। ये तो कब से हैं भाई, ये तो काफ़ी टाइम से आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है, लिस्ट में इंक्लूडेड है। सो इसने बोला 2023 में कौन सा ऐड हुआ, वैसे तो ये चारों हेरिटेज साइट्स हैं, बट इसने ये पूछा था 2023 में कौन सा ऐड हुआ था। सो जो ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ है ना, ये तो ऑलरेडी थे ऐड। जो 2023 था उसमें शांति निकेतन एंड आपका होयसला टेम्पल जो है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐड हुआ था, सिर्फ ऑप्शन इसका ओनली 2 आना था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, कि आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यू ऑल नो की अमेंडमेंट होती है। इसने सिंपल ये पूछा था कि कौन से वर्ड्स मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील, किसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, एडिशन का पता था मुझे, वेरिएशन का भी पता, रिपील का भी पता था कि हाँ हम ऐड कर सकते हैं किसी चीज़ को, रिपील मीन्स निकाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। वेरिएशन तब मेरा माइंड काम नहीं किया एंड अगेन सिली सा लॉजिक लगाया मैंने, यहाँ पर मैंने लॉजिक भी नहीं लगाया था टू बी ऑनेस्ट, लॉजिक भी नहीं लगाया था मैंने, बस मुझे फील हो रहा था कि नहीं यार वेरिएशन तो पढ़ा नहीं हुआ, ये नहीं होगा, बस फिर वेरिएशन को निकाल दिया, 2 को उड़ा दिया, ऑप्शन सी क्लिक कर दिया, जबकि इसका आंसर डी था। क्योंकि वेरिएशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको थोड़ा सा चेंज कर देना। ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको 3 वर्ड्स में लिख देना, ये वेरिएशन होता है। ठीक है, सो ये भी होता है हमारी अमेंडमेंट में, ये चीज़ हमारी अमेंडमेंट में होती है। सो इस चीज़ के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, तो ये भी मैंने गलत कर दिया था, इसका आंसर डी था बट मैंने इसका आंसर सी क्लिक कर दिया था। सो ये तो सिली मिस्टेक थी मेरे पार्ट पे। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये वैसे। देन आपका पूछ रहा है ये कि विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मैंशनड इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कि भाई कौन सा देश है जिसकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर रही है। पॉपुलेशन डिक्लाइन करने का मतलब होता है, ये होता है आपका पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन पिरामिड होता है। सो पॉपुलेशन डिक्लाइन करने का मतलब होता है कि आपकी जो बेस है, आपका बेस, जो आपका बेस है ना, उसमें एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड आपका जो टॉप है उसमें यंग पॉपुलेशन कम है, तो आपकी पॉपुलेशन क्या करती है, डिक्लाइन करती है। ठीक है, एंड ऐसा केस पता किसके साथ है, जापान, तो आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता रहता है कि जापान की पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्लाइन कर रही है। अब यहाँ पर मैंने एलिमिनेट किया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, एलिमिनेट किया था, मुझे जापान का पता था,
मैंने थर्ड को उड़ा दिया था, ऑप्शन डी को उड़ा दिया था, ऑप्शन बी को उड़ा दिया था, क्योंकि यहाँ पर जापान नहीं था। नाउ अब यहाँ पर ऑप्शन 2 और 4 दोनों हैं, मीन्स साउथ कोरिया तो डेफिनेटली होगा। एंड साउथ कोरिया मुझे पता भी था कि साउथ कोरिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया था कि जापान एंड साउथ कोरिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। बट इटली के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब यहाँ पर ऑप्शन में उन्होंने इटली भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए में इटली भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने सोचने के बाद लॉजिकली मैंने ऑप्शन ए क्लिक किया, बिकॉज मैंने सोचा कि इटली जो है वो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। एंड वहाँ पर इटली में मैंने ये चीज़ सुनी थी कि वहाँ पर लोग जो हैं वो फैमिली सिस्टम को अब ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे। मींस जो आप बोलते हो ना कि आपकी मैरिज हो गई, अब आपको चिल्ड्रन चाहिए, वो इन चीज़ में अब ज़्यादा यंगस्टर जो हैं वहाँ पे, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, वो इन चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे, इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं। ये चीज़ मैंने सोशल मीडिया पर सुनी थी, ठीक है, एंड वो मेरे माइंड में थी कहीं पे, इसलिए मैंने इटली वाला ऑप्शन ए क्लिक कर दिया था। एंड इवेंचुअली ये ऑप्शन सही निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल्स आर करेक्ट। मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसने बोला कि आर्टिकल 109 जो है वो मेंशन करता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर मेंशन करता है, एंड ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर 110 लिख दिया था, जिसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई थी मनी बिल की। जो आपका 110 आर्टिकल है ना, उसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है मनी बिल की। सो मैं उस चीज़ से कंफ्यूज कर गया था, मुझे लगा था कि यार 110 बताता है मनी बिल में। मैंने ये दिमाग ही नहीं चलाया कि वहाँ पर जो 9 है उसके अंदर स्पेशल प्रोसीजर मेंशन था, जबकि ये चीज़ मुझे याद भी थी। बट 110 मैंने लिखा कि यार इसके अंदर मनी बिल को एक्सप्लेन किया था, मुझे लगा यही आर्टिकल होगा, एंड इसलिए ऑप्शन ए को मैंने उड़ा दिया था। ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ऑप्शन बी क्लिक कर दिया था। जबकि ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से आता था, पॉलिटी मुझे अच्छे से आती थी, जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए थे। तो उसी बेस पे ये गलत हो गया था। एंड ये भी पता था कि ऑप्शन 4 जो है गलत है, ऑप्शन सेकंड सही है, थर्ड सही है। जस्ट ऑप्शन ए जो था, इसके बेस पे मैंने गलती कर दी थी। मैंने पढ़ा भी हुआ था, बट स्टिल सिली मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे 3-4 क्वेश्चन अब तक गलत हो गए पॉलिटी से, जो कि वेरी बेसिक क्वेश्चंस थे। अभी यहाँ पर उसने पूछा था ऑप्शन 19 में, क्वेश्चन 19 में, वैसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें उसने रैंक्स पूछे थे कि कौन सा रैंक किसके इक्विवेलेंट है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। सो मुझे 1-2 पता थे, बट मैं श्योर नहीं था बाकी 2 को लेकर, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को छोड़ दिया था, इस क्वेश्चन को मैंने लीव कर दिया था, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इजी क्वेश्चन था, बट अगेन ड्यू टू सिली मिस्टेक ये मैंने गलत कर दिया था उस टाइम पे। इसने पूछा था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थी ये अलग से बनाई गई थी अंडर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। ये 5th काउंसिल थी, ये भी आपको पता होगा, ये ना 5th काउंसिल थी। हमारे पास 4 काउंसिल ऑलरेडी हैं, जो 1956 का जो एक्ट था ना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जो उसके अंदर बनाई गई थी। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये एक सेपरेट एक्ट के अंदर बनी थी, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, ठीक है। इसको अमेंड किया गया था 2002 में। एंड इसने बोला कि काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से आपके मेंबर्स होते हैं। सो काउंसिल है, चीफ मिनिस्टर्स तो होंगे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बट यहाँ पर ऑप्शन ए जो था ना, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, ये भी इंक्लूडेड था कि भाई उसमें गवर्नर भी होते हैं। सो पहला भी होता है, दूसरा भी होता है, एंड कुछ मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ये भी होता है, एंड होम मिनिस्टर भी होते हैं। सो इसका आंसर जो था डी होना चाहिए था। बट वहाँ पर मैंने ये सोचा था कि गवर्नर नहीं होते, गवर्नर नहीं होते मेंबर्स। सो इसलिए मैंने ऑप्शन सी क्लिक कर दिया था, ए बी डी, जिसमें 1 था उसको उड़ा दिया था, ठीक है। ये भी अगेन सिली मिस्टेक थी, ये भी सिली मिस्टेक थी, बिकॉज फैक्चुअली इस चीज़ को लेकर मैं श्योर नहीं था, गवर्नर को लेकर, ठीक है। कुछ हद तक था, मुझे ये था कि गवर्नर नहीं होते, इसीलिए मैंने ऑप्शन सी लगा दिया था। बट ये एक्चुअल में गलत था क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गलत था। देन हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें आपको विमेन रिजर्वेशन दी गई थी, कहाँ में, लोकसभा में एंड आपकी स्टेट असेंबलीज में,
ठीक है, स्टेट असेंबलीज में आपको ये दिया गया था, ह्यूमन रिजर्वेशन दी गई थी इस एक्ट के अंदर, इस अमेंडमेंट के अंदर। सो ये नेचुरल था, बड़ी चीज़ थी, तो यूपीएससी ने पूछना ही था। इसने बोला फर्स्ट ऑप्शन में कि प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। अब भाई जो 18th लोकसभा है, 18th लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था? 2024 में। 2024 में 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो तब थोड़ी आनी थी। इस एक्ट में कहा गया था कि जब 2026 में आपका सेंसस होगा, आपका पॉपुलेशन सेंसस होगा, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन की जाएगी आपकी असेंबलीज़ की, आपकी लोकसभा की। तब भाई हम क्या करेंगे, वुमेन रिजर्वेशन देंगे वहाँ पर जो 33% होती है। ठीक है, ये उसकी बात की गई थी। सो 18th वाला बिल्कुल भी एवं ही था ऑप्शन, ये कुछ भी नहीं था इसमें, सो ये तो गलत था। सो ऑप्शन ईजी दिए हुए थे, तो इसलिए 1 को उड़ा दिया था। ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर था। मुझे इनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस ईजी दिए हुए थे। देन यहाँ पर उसने पूछा एक्सरसाइज मित्र शक्ति के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ऑप्शन भी मैंने गलत कर दिया था, ये भी मैंने गलत कर दिया था। इसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे नहीं पता थी एंड गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ एन ऑर्डर इशू बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। कि भाई जो 5 रिट्स होती हैं ना आपकी, 5 तरह की आपकी रिट्स होती हैं। रिट होती क्या है, सिंपली एक ऑर्डर होता है यार। रिट एक तरह का सिंपल यू कैन से ऑर्डर होता है, ठीक है, इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। सर्श्योरारी, प्रोहिबिशन, कोवरंटो, ठीक है, ऐसी 2 और भी होती हैं। सो 5 टोटल रिट्स होती हैं आपकी। तो इसने बोला है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। टू होम, किसको की जाती है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि यार ये गवर्नमेंट ऑफिसर को की जाती है, प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर को की जाती है सो दैट वो कोई एक्शन ना ले सके। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफिसर छोड़ो, इसमें एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया जा सकता ये वाला आपकी रिट। जो ऑर्डर ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ना, ये एग्जीक्यूटिव को नहीं दी जाती, ठीक है, ना ही एग्जीक्यूटिव को दी जाती है, ना ही लेजिस्लेचर को दी जाती है। ये जुडिशरी में रहती है, ये आपकी जुडिशरी में रहती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सो पहला तो गलत हो गया। सेकंड में बोल रहा है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है ना। पार्लियामेंट भी ऑप्शन उड़ जाएगा। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है। अब मैंने अगेन बोला आपको कि ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो होती है उसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू नहीं की जा सकती। सो ऑप्शन डी भी उड़ जाएगा। अब ऑप्शन सी में बोल रहा है लोअर कोर्ट को की जाती है। लोअर कोर्ट क्या है? आपका जुडिशरी है। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन 24, इसमें बोल रहा है इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये बोल रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, वो गवर्नर के द्वारा इशू की जाती है, डिक्लेयर की जाती है कि हाँ ये शेड्यूल्ड ट्राइब होगी। यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट करेक्ट थी एक्सेप्ट दिस गवर्नर, यहाँ पर प्रेसिडेंट आना था, इसलिए मैंने इसको उड़ा दिया था, ठीक है। अब ऑप्शन ए गलत है तो इसको भी उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे, हमारे पास बचेगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। अब ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। सिंपल बात है कि अगर एक स्टेट की कोई कम्युनिटी है जो कि एसटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी स्टेट में भी एसटी हो। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल बात है। एससी के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई कम्युनिटी है, कोई स्टेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूपी है, ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी यूपी में शेड्यूल कास्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो हरियाणा में भी शेड्यूल कास्ट होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो दिल्ली में भी शेड्यूल कास्ट होगी, है ना। ये चीज़ तो आपको पता होगा ना। तो ये सिंपल था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट था 24 का। नाउ यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, बजट के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि फैक्चुअल है काफ़ी, करंट अफेयर रिलेटेड इसने नहीं पूछा। तो ये बोल रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर
लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट दिस प्राइम मिनिस्टर वर्ड। अगर आपने अपना जो वो वाला चैप्टर है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें बजट वाला जो टॉपिक आता है बजट वाला, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो प्रेसिडेंट कोज टू ले डाउन द फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट ही करवाते हैं आपका बजट को इशू, बजट को ले डाउन करवाते हैं, ले करवाते हैं किसके किसके आगे, हमारी पार्लियामेंट के आगे। किसके द्वारा करवाते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा करवाते हैं। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट आना था, नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाना था। इसको भी उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे, हमारे पास बचता है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब सेकंड को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी स्टेट या फिर स्टेट छोड़ो कोई भी मिनिस्ट्री ग्रांट की डिमांड नहीं कर सकती। ग्रांट की डिमांड, ग्रांट होती क्या है? सिंपली पैसे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहे कि मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए कोई स्कीम के लिए, तो इसको बोलते हैं ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट, कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है, उसको ग्रांट बोलेंगे, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट। तो ये बोल रहा है कि बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। नाउ इसमें 26 में बोल रहा है कि भाई हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स एंड द इंडिया वे। यू वॉन्ट बिलीव, ये जो क्वेश्चन का आंसर था ना, मुझे ये आंसर मिला था एक यूट्यूब की शॉर्ट में से, यूट्यूब की शॉर्ट में से। प्रीलिम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपना यूट्यूब पर शॉर्ट्स जो होती हैं उसको स्क्रॉल कर रहा था, शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, उसी में मुझे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है, वो अपनी बुक को लॉन्च कर रहे थे। बुक का लॉन्च इवेंट था, वहाँ पर बैठे हुए थे, यहाँ पर एस जयशंकर बैठे हुए थे, यहाँ पर कोई रिपोर्टर था, ठीक है। एंड पीछे बड़ा सा बैनर लगा हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स। तो मुझे वहाँ से याद आया कि यार ये बुक जो है ये फॉरेन मिनिस्टर की है, ये एस जयशंकर के द्वारा लिखी हुई बुक है। सो मुझे इसका नहीं कोई आइडिया था, द इंडिया वे। अगर क्वेश्चन पूछता कि भाई द इंडिया वे किसने लिखी है, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता होता, मुझे इसका आंसर नहीं पता होता एंड मैं ये क्वेश्चन को छोड़ देता। बट मुझे ये पता था कि भाई वाई भारत मैटर लिखा हुआ है, एंड ये तो मैंने एक शॉर्ट में देखा था जहाँ पर पीछे बैनर लगा हुआ था वाई भारत मैटर एंड आगे फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे। सो इसका ऑप्शन मैंने इसीलिए एस जयशंकर क्लिक कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इसका ऑप्शन पता शशि थरूर क्लिक किया था, शशि थरूर, बिकॉज मोस्टली वो बुक्स लिखते रहते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने शशि थरूर क्लिक किया था एंड उनका ये गलत हो गया था, ठीक है। एंड अगर मैंने भी वो वाली शॉर्ट ना देखी होती यूट्यूब की, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं भी ऑप्शन सी क्लिक करता अगर मैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बोल रहा है कि कंट्री एंड रीज़न फॉर बीइंग इन न्यूज़, कि कौन सी कंट्री किस रीज़न की वजह से न्यूज़ में आई थी। फर्स्ट इज़ अर्जेंटीना, ये बोल रहा है कि अर्जेंटीना में क्या हुआ था, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। देन ये बोल रहा है सुदान, वॉर बिटवीन कंट्रीज आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। जो ऑप्शन सेकंड था, स्टेटमेंट सेकंड थी, ये तो करेक्ट थी, क्योंकि सूडान जो था न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पर जो थी आर्मी एंड फोर्सेस के बीच में टसल चल रही थी, ठीक है। ऑप्शन बी तो स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है आपकी। अब इन दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज था, वन एंड थर्ड के बीच में। टर्की ने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी, नेटो से मेंबरशिप छोड़ दी, स्टेटमेंट सेकंड बोल रही है, थर्ड बोल रही है आपकी। तो इसको लेके मैं श्योर नहीं था, बट हाँ अर्जेंटीना का मेरे माइंड में आया था कि अर्जेंटीना जो है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी थी वो डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी, यू कैन से डॉलर महंगा हो रहा था वहाँ पर, जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ का डॉलर जो था, डॉलर की कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी, तो मुझे ये याद था कि इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की वर्स्ट हो रही है। सो ये दोनों मुझे सही लगे थे,
उस बेसिस पे मैंने इसको एंड इसको उड़ा दिया था, ये दो बचे थे एंड मैं ऑप्शन बी के साथ गया था जो कि करेक्ट ऑप्शन था मेरा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा है स्यूम पाइपलाइन इज़ अ स्ट्रैटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। कि भाई जो स्यूम पाइपलाइन है ना, ये पर्शियन गल्फ जो है आपका, उसको यूरोप के साथ जोड़ती है, जिसके थ्रू आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस जाती है यूरोप में। ठीक है, एंड ऑप्शन सेकंड में लिखा हुआ है स्यूम पाइपलाइन जो है कनेक्ट करती है रेड सी को विद मेडिटेरेनियन सी, रेड सी को विद मेडिटेरेनियन सी। अब भाई एक तरफ आप बोल रहे हो पर्शियन गल्फ, दूसरी तरफ बोल रहे हो आप नेचुरल गैस, तो दोनों चीज़ें एक जगह तो नहीं हो सकती ना, दोनों चीज़ें एक जगह तो नहीं हो सकती, या तो पर्शियन गल्फ होगा या तो आपका रेड सी होगा। तो मुझे ये तो था कि हाँ ये दोनों स्टेटमेंट एक जगह नहीं आएंगी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखा है ना ऑप्शन ए में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट कैसे हो सकती हैं? यहाँ पर पर्शियन गल्फ बोल रहा है, यहाँ पर रेड सी बोल रहा है, तो ये तो उड़ जाना था। ठीक है, एंड आपका ये भी उड़ जाना था। यहाँ पर बोल रहा है ना कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं, यहाँ पर भी बोल रहा है, तो ऑप्शन ए तो बी आप उड़ा ही दोगे। मैं कंफ्यूज था सी एंड डी के बीच में, सी एंड डी के बीच में। एंड मैंने ये एज्यूम किया कि हाँ पर्शियन गल्फ में से तो काफ़ी ऑयल जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट होती है। सो मैंने एज्यूम कर लिया कि यस यूरोप में हो सकता है, अज्यूम कर लिया कि यूरोप में ये एक्सपोर्ट हो रही हो। बट ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 गलत थी एंड जो 2 थी वो आपकी करेक्ट थी, तो इसका आंसर डी होना था, जबकि मैंने सी क्लिक किया था। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। सो नाउ अगेन 29 में बोल रहा है कि आपका रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, कि रेड सी जो है बहुत कम वहाँ पर प्रेसिपिटेशन बारिश वगैरह होती है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन 2 में बोल रहा है नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर, रेड सी में कोई भी पानी कोई भी वाटर नहीं जाता किसी आपकी रिवर से। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि रेड सी इतना बड़ा है कि अगर अगर कोई छोटी सी रिवर भी जा रही होगी, पानी वहाँ पर डाल रही होगी, कंट्रीब्यूट कर रही होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एंड अगर आपने यूपीएससी के पास्ट पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ पर एनालाइज करना, टेस्ट करना, चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, वो स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होती है यूपीएससी की हिस्ट्री में। जितने भी अगर आपने पीवाईक्यूज़ को एनालाइज किया ना, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो स्टेटमेंट को आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, जाकर फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, मोस्टली वो सही होती है। अब यहाँ पर लिखा है इसने कोई भी पानी कोई भी वाटर एंटर नहीं करता भाई रेड सी में फ्रॉम रिवर। अब यूपीएससी जाकर वहाँ पर चेक तो करेगी नहीं कि कोई रिवर जा रही है या नहीं जा रही। अगर छोटी से छोटी रिवर भी जा रही होगी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो ये स्टेटमेंट क्या थी? गलत थी। इसने लिखा कोई भी पानी कोई भी वाटर कोई भी रिवर रेड सी में नहीं जाती, गलत है। ठीक है, तो इसलिए 2 को उड़ा दिया था, इसको भी उड़ा दिया था। 1 में लिखा है रेड सी जो है बहुत कम प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर ए था। यहाँ पर मैंने क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आई थिंक अनअकैडमी की या फिर मे बी फोरम की, या अनअकैडमी या फिर फोरम की मैंने आंसर की देखी थी, जहाँ पर उन्होंने ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन आई थिंक उन्होंने ऑप्शन सी दिखाया था करेक्ट आंसर, बट ऑप्शन सी नहीं था, इसका आंसर ऑप्शन ए ही था। ठीक है, मैंने यहाँ पर उस टाइम क्रॉस लगा दिया था जब मैं चेक कर रहा था। मैंने विजन की, दृष्टि की एंड और भी 3-4 की आंसर की इसके साथ मैच किया था, इसका आंसर ए ही था। एंड मैंने खुद भी गूगल के थ्रू वेरीफाई किया था। सो इसका करेक्ट आंसर ए ही होना था। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट जो सेकंड है आपकी इनकरेक्ट है, गलत है। नाउ यहाँ पर बोल रहा है 30 में कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन है उसका जो लार्जेस्ट सोर्स है वो कौन सा है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए थे। ठीक है, उसने यहाँ पर बोला हुआ है ए में आपका लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल। लोकोमोटिव क्या होता है? कोई भी आपका
मूविंग व्हीकल समझ लो आप, ठीक है, या फिर आप समझ लो ट्रेन समझ लो, आप ट्रेन समझ लो, ठीक है, जो आपकी कोल यूज़ करती है, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फॉर आप ट्रेन समझ लेना, ट्रेन की बात कर रहा है जो आपकी कोल यूज़ करती है, ठीक है, जहाँ से वो धुआं सा निकलता आता है, पुराने ज़माने में होता था ना वैसा। सेकंड में बोल रहा है शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल, कि भाई आपकी शिप है वो फॉसिल फ्यूल यूज़ करती है जिससे वो आपका सल्फ़र निकलती है, ठीक है, पोल्यूशन होता है। थर्ड में बोल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, जो मेटल ओर्स होते हैं वहाँ से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो जिससे पॉल्यूशन होता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, ये तो थर्ड हो गया। फोर्थ में बोल रहा है पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी था, क्योंकि पावर प्लांट जो है हर कंट्री में लगे हुए हैं जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, जहाँ से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी पावर प्लांट ही करते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे ना पावर प्लांट, लोकोमोटिव, शिप्स एंड मेटल एक्सट्रैक्शन, तो आपकी जो पावर प्लांट है वो सबसे बड़ा आपका चंक जो है इसका कंट्रीब्यूट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन में, ठीक है, सल्फर डाई एमिशन में आपके सबसे ज़्यादा करते हैं पावर प्लांट्स। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था। तो भी ऑनेस्ट मैंने ये किसी बुक में पढ़ा नहीं था, ठीक है, किसी बुक में या फिर मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में, कहीं भी ये चीज़ पढ़ा नहीं था मैंने स्पेशली। बट हाँ, लॉजिकली इसको अगर आप सॉल्व कर सकते थे तो ये हो सकता था, सही था ये क्वेश्चन, अच्छा था। देन 31st क्वेश्चन आपका बोल रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इफ़ यूएसए वर टू डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्साइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट्स। इसने बोल रहा है कि भाई अगर यूएस जो है ना अपने डेट के ऊपर डिफ़ॉल्ट करता है, तो जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को होल्ड कर रहे हैं ना, वो अपना जो उनका क्लेम है, ठीक है, क्लेम क्या होता है कि भाई आपने मेरे से पैसे लिए हैं, ठीक है, अब आपके पास कोई पैसे नहीं है, आप क्या हो गए हो, आप बैंकरप्ट हो गए हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना आपको बोल नहीं सकता कि भाई मैंने तेरे से पैसे लेने थे, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, भले ही तुम बैंकरप्ट हो गए हो, बट इट इज़ माई राइट टू रिसीव मनी, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए थे, ठीक है, तो वो उसको क्लेम बोलते हैं। तो इसने बोला कि यार अगर यूएस जो है डिफ़ॉल्ट करता है अपने डेट के ऊपर, तो ना जो उसका यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्डर है ना, वो अपना क्लेम नहीं कर पाएंगे अपने पैसे रिसीव बैक करने के लिए। तो ये तो इलॉजिकल सी बात हो गई, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनती। भले ही आप बैंकरप्ट हो गए बट मैंने आपको पैसे तो दिए थे ना, सो इट इज़ माई राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम यू, ठीक है। सो स्टेटमेंट वन गलत हो जाएगी। सो जहाँ पर भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट वन सही है उसको मैं उड़ा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था, तीन ऑप्शन उड़ गए, एक बचा, तो आंख बंद करके मान लो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड सही है, ऑप्शन डी सही है। बट स्टिल मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ लिया था कि यूएस गवर्नमेंट डेट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी बिल्कुल सही है। जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो डेट है गवर्नमेंट का डेट, जो गवर्नमेंट अपना ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के फेथ के ऊपर ही होता है कि हाँ जी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपके पैसे वापस कर देगी। ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट कोई एसेट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि अगर हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे तो आप क्या करना, हमारी किसी कंपनी को बेच देना, हमारे एसेट रख लेना। ऐसा तो है नहीं ना, गवर्नमेंट के फेथ के ऊपर चीज़ें चलती हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल लॉजिकल स्टेटमेंट है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर बोल रहा है सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफ़ॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। इकॉनमी बेस्ड क्वेश्चन था आपका, करंट अफेयर में भी आया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी कि जो सिंडिकेटेड लैंडिंग्स क्या होती है, मल्टीपल लेंडर्स में बोरो डिफ़ॉल्ट को स्प्रेड कर देती है कि बोरोवर जो है वो डिफ़ॉल्ट ना करे। पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी। सेकेंड बोल रही है कि सिंडिकेटेड लोन जो है ना कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम अमाउंट ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, कि भाई सिंडिकेटेड लोन जो है वो सिर्फ फिक्स अमाउंट हो सकता है, लमसम अमाउंट हो सकता है, क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। मींस थोड़ा थोड़ा करके लोन नहीं हो सकता, एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ लोन ही हो सकता है। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी। अगर आपको इकोनॉमी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको पता होगा ना कि लोन का अमाउंट जो है वो फिक्स भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लोन दो, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसा भी तो होता है ना, अलग अलग अमाउंट का आप
बार बार लोन इशू कर पाते हो, तो वो भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि फ़िक्स ही हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई फ़िक्स ही हो सकता है, क्रेडिट लाइन में नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो जहाँ पर भी लिखा था सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको हम उड़ा देंगे। तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ऑप्शन सी बचा जो कि करेक्ट था। ठीक है। नाउ 33 क्वेश्चन नंबर 33। ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी क्या है? वो जो बोलते हैं ना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC, जो अपना RBI इशू करेगा, उसको बोलते हैं डिजिटल रुपी। सो पहले में बोल रहा है कि इट इज़ अ सॉवरन करेंसी, ठीक है, इशूड बाय RBI इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भाई RBI इशू करता है डिजिटल रुपी, जिसको हम CBDC बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ अलाइन करके। हाँ जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन सेकंड में बोल रहा है इट अपेयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन RBI's बैलेंस शीट। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि RBI की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ पर आपके एसेट्स होते हैं, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर आप इधर एसेट इधर लाइबिलिटी लिख लो, इधर एसेट लिख लो। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें लाइबिलिटी इधर होती है, एसेट इधर होते हैं। ठीक है, सो लाइबिलिटी साइड में आपका क्या होगा, आपका CBDC अपेयर होगा। एंड ऐसा क्यों होगा? ठीक है, अब ये तो मुझे तो पता है कि हाँ लाइबिलिटी साइड में होगा, आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। बैंक जो है फॉर एग्जांपल, नॉर्मल बैंक की वर्किंग क्या होती है? बैंक के पास क्या होते हैं? डिपॉजिट्स होते हैं, एंड बैंक के पास लोन्स होते हैं। बैंक ने क्या क्या किया? बैंक ने आपको लोन दे दिया, बैंक ने आपको लोन दिया, पैसे दिए, अब आप उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे एंड प्रिंसिपल आपको वापस करना पड़ेगा। सो बैंक क्या कर रहा है? बैंक इस लोन के ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो कि उसकी इनकम है। सो ये क्या हो जाएगा? बैंक के लिए ये एसेट हो जाएगा। डिपॉजिट्स, अरे भाई आपने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया, आपके पास जो कैश अमाउंट था, आपको जितना थोड़ा बहुत चाहिए था अपने डेली यूज़ के लिए आपने रख लिया। अब जो एक्सेस था आपने क्या किया? अपने अकाउंट में जमा करवा दिया। अब ये डिपॉजिट जो है ना बैंक की लाइबिलिटी साइड में शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पैसे बैंक के नहीं हैं, ये आपके हैं, आपका जब मन करेगा आप निकलवा लोगे। दैट्स वाई डिपॉजिट जो है लाइबिलिटी साइड में शो होते हैं, लोन जो है आपके एसेट साइड में शो होते हैं। ऐसा ही केस है RBI के साथ। RBI जो करेंसी प्रिंट करता है, RBI जो करेंसी प्रिंट करता है, चाहे वो CBDC है, नोट्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, वो सारे के सारे लाइबिलिटी होते हैं, वो सारे के सारे लाइबिलिटी होते हैं, एसेट नहीं होते। बिकॉज उस अमाउंट से RBI कुछ अर्न नहीं करता। जो RBI है ना हमारा, उस अमाउंट से कुछ भी अर्न नहीं करता। बट जो लोन्स RBI इशू करता है, क्योंकि RBI जो है कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनको लोन्स देता है, अलग अलग जो रेपो रेट है या फिर रिवर्स रेपो रेट है, कितने तरह के आपके रेट्स होते हैं, है ना, SLR भी है, या फिर और भी तरह के जो टूल्स होते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी के, RBI उसके थ्रू लोन्स इशू करता है कमर्शियल बैंक्स को। उनके ऊपर RBI क्या करता है? इंटरेस्ट रिसीव करता है। सो वो वाले लोन्स RBI के क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, एसेट्स। ठीक है, एंड जो करेंसी RBI इशू करता है, चाहे वो CBDC है, डिजिटल रुपी है, या नॉर्मल करेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ RBI की लाइबिलिटी होती है और कुछ नहीं होता। ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं है उसको मैं उड़ा दूंगा, यहाँ पर भी नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं थी, इसको हम उड़ा देंगे। ठीक है, ऑप्शन A एंड D बचता है मेरे पास। अब मुझे तो दिख गया कि इसके में इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, मुझे सिर्फ 4 को देखना है, मुझे सिर्फ 4 को देखना है। थर्ड तो इनकरेक्ट है, तो थर्ड को मैंने बिना पढ़े इनकरेक्ट मार दिया, बट स्टिल मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इसको पढ़ा था। यहाँ पर लिखा हुआ था इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। अरे भाई आप ऐसी कैसी करेंसी बना रहे हो जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सिक्योर्ड है? ऐसी कोई भी करेंसी ना बनी है ना बन सकती है। ठीक है, ना आज तक बनी है ना बन सकती है, ये इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है। एंड ये चीज़ प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप ऐसी करेंसी प्रोड्यूस कर रहे हो जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। थर्ड तो इलॉजिकल स्टेटमेंट है, हटा देंगे। 4 में लिखा हुआ है इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। हाँ जी भाई, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही बात है। अब मेरे पास CBDC है, ठीक है, मेरे पास क्या है? CBDC।
मैंने क्या किया, मैं बैंक में गया अपने, मैंने बैंक को अपनी CBDC जो थी, जो डिजिटल मनी थी, वो ट्रांसफ़र कर दी वाया QR कोड या कोई और मैकेनिज़्म। बैंक ने क्या किया, मुझे उसका चेक बना कर दे दिया। बैंक ने क्या किया, वो वाले मेरे पैसे मेरे अकाउंट में सबमिट कर दिए। तो वो क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कमर्शियल बैंक की फॉर्म है। तो बिल्कुल सही होगी ऑप्शन स्टेटमेंट 4 भी सही होगी। तो इसलिए मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही आंसर था। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस थे काफ़ी, ठीक है। बेसिक्स चेक कर रहे थे आपके, काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे। 34 में इसने पूछा है, विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स सिंपली, कौन से नाम से जाने जाते थे। तो ये तो मुझे पता था कि शाक्य मुनि थे एंड तटगता, ये दो नाम से जाने जाते थे, क्योंकि एंशंट इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें ये दोनों नाम मेंशन्ड होते हैं बार बार, विद रिगार्ड्स टू बुद्धिज़्म, विद रिगार्ड टू गौतम बुद्धा। तो सेकंड थर्ड तो डेफिनेटली करेक्ट थे। अब जहाँ पर सेकंड थर्ड नहीं था उसको उड़ा दूंगा मैं, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये दो बचते हैं, ये दो बचते हैं। यहाँ पर भी सेकंड थर्ड है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर 1 दिया हुआ साथ में। एंड थोड़ा सोचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नया पुत्ता जो है नाम, मैंने कहीं पर भी विद रिगार्ड्स टू गौतम बुद्धा नहीं सुना, ठीक है। विद रिगार्ड्स टू गौतम बुद्धा जो थे उनके रिगार्डिंग में मैंने नहीं सुना। तो इसलिए मैंने अपनी गट फीलिंग का सहारा लिया, अपने आप को डूबने से बचाया और ऑप्शन बी के ऊपर क्लिक कर दिया, जो कि सही आंसर था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका क्या कहते हैं, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये आपका, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बोल रहा है कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो किस स्टेट में है, एंड वो उस साइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, मीन्स वो कौन सी साइट है, कुछ पोर्ट है, मेगालिथ साइट है, चालकुली साइट है, या कोई टेम्पल है, या क्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ रहा था। पहले में इसने बोला चंद्रकेतुगढ़, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। इसने बोला कि उड़ीसा में है, एंड डिस्क्रिप्शन दिया कि यार ये ट्रेडिंग पोर्ट है, ये है ट्रेडिंग पोर्ट, ठीक है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ के छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये पढ़ा इनाम गाँव, महाराष्ट्र, चालकुलित साइट। ये मुझे पता था कि हाँ जी भाई इनाम गाँव महाराष्ट्र में है, एंड ये एक चालकुलित साइट है। ये मैंने पढ़ा हुआ था, माइंड में मेरे रिसर्फेस कर गया, इसलिए ये करेक्ट थी। उसके बाद देखा अपना मंगडू, जो कि केरला में है, एंड ये मेगालिथ साइट है। मुझे ये पता था कि यार जो मेगालिथ साइट्स है ना, मेजॉरिटी ऑफ मेगालिथ साइट जो हमारे इंडिया में पाई जाती है ना, वो साउथ इंडिया में है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पर, ठीक है। इस साइट में कॉन्सेंट्रेटेड है मेगालिथ साइट्स। तो केरला भी साउथ इंडिया में आता है, यहाँ पर आता है, मेगालिथ साइट यहीं पर होगी, ठीक है। ये दो करेक्ट हैं। मंगड़ू, ये भी मैंने अपनी जनरल नॉलेज को यूज़ किया कि हाँ ये भी थोड़ा वैसा ही वर्ड लगता है जो साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है, उस लैंग्वेज में होता है। सो लॉजिक यूज़ किया, एंड थर्ड को भी मैंने करेक्ट क्लिक कर दिया। तो सेकंड एंड थर्ड तो मुझे करेक्ट दिख रहे थे। फिर मैंने ऑप्शन में देखा और कोई ऑप्शन भी नहीं था जिसमें सेकंड थर्ड हो, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था। मैंने फिर गट फीलिंग का सहारा लिया, थोड़ी नॉलेज यूज़ की, ऑप्शन बी के ऊपर क्लिक किया, एंड वो सही निकला। एंड ये सही होना भी था क्योंकि ऑप्शन बी करेक्ट था, ठीक है। एंड ऑप्शन बी जो था 2 ऑप्शन में ही था, जो स्टेटमेंट सेकंड थी हमारी वो 2 ऑप्शन के बीच में दिया हुआ था। तो मैंने इन दोनों को उड़ा दिया था, ये 2 बचते थे। फर्स्ट को लेकर मैं श्योर नहीं था, एंड थर्ड को लेकर मुझे था कि यार मेगालिथ साइट्स जो हैं वो अपने साउथ इंडिया में पाई जाती हैं, एंड ये नेम जो है ये थोड़ा रिलेट करता है साउथ से। सो उसके बेसिस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया था ऑप्शन बी, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। 35 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं आई विल कवर इन नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में कवर करूँगा, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। जितना भी जो भी मैंने उस टाइम में किया था, उस 2 घंटे में किया था, ठीक है, वो सब कुछ मैंने एग्जैक्ट एज इट इज़ शेयर किया, ठीक है। क्योंकि ये मेरा ही क्वेश्चन पेपर है, सो मुझे याद है कि मैंने क्या किया था, क्या तब नहीं किया था। सो आई होप कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे आप सिली मिस्टेक से बच सकते हैं जो मैंने की थी, ठीक है। एंड कैसे आप लॉजिक एंड अपनी नॉलेज को यूज़ करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो,
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।